हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष जैन और इस वाली वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एन एलिमेंट फ्रिक्शन एंड इफ टाइम अलाउ करेगा तो कुछ और भी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात कर देते हैं नीलिंग की। तो आप जानते हो वो शुरुआत में क्या होता है, काफ़ी बेसिक सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है कि फोर्स क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। ये सारी बातें सिखाई जाती है, उनमें मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। वो आप जानते हो 4 तरह के फोर्सेस हमें मिलते हैं नेचर में, है ना। तो वो सब आप देखे हैं ना। फिर उसके बाद जो मेन पॉइंट है ना चैप्टर का, और जो आप ये समझो कि पूरी फिजिक्स में हम लोग कवर करते रहते हैं उसको, जहाँ पर भी मैकेनिक्स आ जाती है, वो है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूँ उसका। ठीक है, ताकि आपको याद पता लग जाएगा कि उसको कि क्या हो रहा था जब भी आपने उसको पढ़ा था। देखिए, चलो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। तो देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, वो खुद बाकियों पे लगा रहा है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जो बाकी लोग लगा रहे हैं, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं अलग अलग, उन सबको शो करना विद डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। सबसे सिंपल सी बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राउंड है और इस पे कोई मास रखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात करें तो देखो, एक तो ग्रेविटी लगी होगी इस मास के ऊपर, नीचे जिसको खींच रही होगी, है ना, mg के बराबर। ठीक है, अब क्योंकि ये मास जा रहा है नीचे की तरफ, ये मास नीचे की तरफ खींच रहा है ना ये, तो ये जो दोनों सरफेसेस है इनके ऊपर भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है ना, बहुत ही बेसिक वाला डायग्राम है। अगर मैं आगे और भी डायग्राम्स की बात करूं तो आप जानते हो, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है, और क्योंकि आप जानते ही हैं कि भाई हम लोग आगे सारा काम फ्री बॉडी डायग्राम से होता है, बिना फ्री बॉडी डायग्राम के हमारे पास कोई भी काम होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, अगर मान लो ये दो ब्लॉक होते, ये सपोज करो M1 है, ये M2 है, तो अभी क्या होगा, जैसे देखो ये दोनों टच तो है ना, अभी मैंने हॉरिजॉन्टल कोई भी फोर्स नहीं लगाया है या इधर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं लगा है, तो अभी ये दोनों ब्लॉक बेटा यहाँ पे टच तो है ना, ये यहाँ पे टच तो है, बट अभी इनके बीच में कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा है। क्योंकि नॉर्मल फोर्स तभी आता है बेटा जब दोनों जो सरफेस है ना उनमें से एक दूसरे को कोई ना कोई पुश करे एक दूसरे की तरफ, है ना, तब जाके नॉर्मल फोर्स जनरेट होता है। तो अभी अगर आप बनाओगे ना M1 का, तो M1 पे यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, है ना, ओनली एक ऊपर लगेगा और एक नीचे लगेगा, mg, और ऊपर नॉर्मल फोर्स नीचे वाली सरफेस का। बट अगर हम लोग बात करें कि अगर अपन यहाँ पे फोर्स लगा दें, तो यस, अब ये जो सरफेस है ना इस वाले को क्या कर रही है, पुश कर रही है। तो इस वजह से ये वाली जो सरफेस है ना, ये इसको वापस इधर क्या करेगी, पुल करेगी। तो यस, यहाँ पे अब क्या होगा, डेफिनेट सी बात है कि नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो ये ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि हमें मतलब डायरेक्टली हम इतना रट लेते हैं कि भाई नॉर्मल फोर्स हमेशा वहाँ लगता है जहाँ सरफेस से टच होती है, बट ऐसा नहीं है, कई बार थोड़ा बहुत बदल जाती है चीज़ें। इस तरह से आप ध्यान रखें। ठीक है, और कैसे हो सकते हैं डायग्राम्स, है ना। देखो, जैसे इंक्लाइन प्लेन की बात कर लो आप लोग, यहाँ पे रखा होता है कोई ऑब्जेक्ट, है ना, वहाँ से रखा हो, ये एंगल कितना हो जाए, थीटा हो जाए। ठीक है, तो नीचे क्या लगेगा, देखो अगर आप इस मास का बनाओगे डायग्राम, तो आप ध्यान रखें कि mg जो है ना बेटा, वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है ना। ध्यान रखें ये बात, ऐसा नहीं होगा कि mg जो है ना बेटा इधर लगेगा। कई बच्चे है ना ये गलती कर देते हैं, बट ये ध्यान रखने की बात है, mg इधर नहीं लगेगा, mg लगेगा डायरेक्टली नीचे। और ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, थीटा। अब ये थीटा कैसे होता है ये आप, है ना, मैं बताता हूँ, एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है, बताता हूँ, और ये आपके कई जगह पे काम आएगा फिजिक्स में, बताता हूँ। सपोज करो ये दो लाइन से बेटा, ठीक है, ये दो लाइन है जिनके बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक तो इसका परपेंडिकुलर तो ये हो गया, और इसका परपेंडिकुलर ये हो गया। चाहो तो आप 1 2, और ये हो गया 1 और 2। तो 1 का परपेंडिकुलर 1 ड्रॉ कर दिया मैंने, और 2 का परपेंडिकुलर 2 मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो 1 और 2 है ना बेटा, प्रीवियस वाली, अगर इनके बीच में एंगल अगर थीटा होता है, तो जो परपेंडिकुलर्स होते हैं उनके बीच में भी एंगल कितना होता है बेटा, ध्यान रखें, हमेशा कितना होता है, थीटा ही होता है। ठीक है, ध्यान रखने की बात।
दो लाइनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में एंगल कितना होता है बेटा, थीटा ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिए ये बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स का। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट करके रख लेना कि अगर कोई भी दो लाइन है उनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल क्या होता है बेटा, थीटा ही होता है। ठीक है, चलो ओके। नाउ ये mg हो गया बेटा, इधर का वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा। सही है क्या भाई? अब ये डायग्राम जो है ना देखो फ्रिक्शन में काफी काम आता है, इसके अपन सवाल भी करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखें इस बात को। चलो ये सब बातें हो गई इसकी। अब कई बार देखो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे सपोज करो कि ये कोई बेस है इस तरह का, ये देखो बेटा है ना, ये एक ये आपका आप समझे कि बेस है, ये जो मैंने इस तरह से हैचिंग करी और उसके ऊपर अपन एक रोड रख रखी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताओ रोड का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, तो देखो क्या होगा बता दूंगा आपको। रोड पे क्या हो रहा होगा, देखो एक तो नॉर्मल बेटा यहाँ लग रहा होगा, n1 आप नाम दे दो इसको, और एक जो यहाँ पे टच हो रहा है ना इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लग रहा होगा जिसको अपन नाम क्या दे रहे हैं, n2। ठीक है, और mg भी तो लग रहा है भैया, mg को कैसे भूल सकते हो आप लोग, तो ये मास m की रोड है, तो ये mg इस तरह से नीचे लग रहा होगा, तो ये ध्यान रखें आप लोग, इस तरह से लगता है। कई बार आपको किताबों में इसका डायग्राम जो है इस तरह का भी देखने को मिलेगा, बताता हूँ देखो मैं आपको इस तरह की का, इस तरीके का डायग्राम भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के डायग्राम में क्या होता है, इधर लगेगा नॉर्मल n1, इधर लगेगा बेटा n2, और यहाँ पे लगेगा क्या, mg। ठीक है, तो दोनों डायग्राम अलग अलग हैं, एक में रोड बेस के अंदर रखी है और एक में रोड बेस पर रखी हुई है। यहाँ बेस पर टिकी हुई है, यहाँ बेस से थोड़ी सी बाहर भी है रोड, तो इसलिए वो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी सी बदल जाएगी, परपेंडिकुलर लगेगा इस सरफेस के। सही है क्या भाई? चलो कई बार जो है जैसे फ्री बॉडी डायग्राम आपका इस तरह का भी हो सकता है ना, आपकी जैसे क्रिकेट बॉल होती है या फुटबॉल होती है, तो वो कई बार इस तरह के दो क्या बोलते हैं कॉर्नर के बीच में फंसी होती है, देखो आप इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से है ना, यहाँ पे टिकी हो सकती है ये बॉल, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वही नॉर्मल फोर्स जहाँ जहाँ टच होगा वहाँ लगेगा और mg लगेगा, तो ये तो बेटा यहाँ पे लग जाएगा कितना, mg, और एक यहाँ पे बेटा नॉर्मल लगेगा इस तरह से, इसको आप n1 नाम दे सकते हो, और एक नॉर्मल यहाँ लगेगा जिसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, n2 नाम दे सकते हैं। अब आप सोचोगे कि सर आपने ये n1 n2 ये जहाँ पे mg लग रहा था यानी कि जो सेंटर था वहीं से क्यों पास किया, तो देखो बेटा आप जानते हो कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और रेडियस जो होती है ना बेटा आप जानते हो रेडियस जो है सर्कल के और आई कैन से स्फेयर के हर पॉइंट पे क्या होती है बेटा, नॉर्मल होती है ना, हर पॉइंट पे नॉर्मल पे होती है, वो 90 डिग्री पर होती है, इसीलिए ये जो नॉर्मल पास किए गए हैं ये कहाँ से पास किए हैं अपन ने, सेंटर से पास किए हैं। ठीक है, ध्यान रखें ये बात, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बता दिया ये कहानी बेटा। तो ये पार्ट था फ्री बॉडी डायग्राम वाला है ना, देखो मैं एक्चुअली उन चीज़ों को टच कर रहा हूँ जहाँ पे कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट को। सो एक तो ये पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे आप इसके बाद फर्स्ट लो सेकंड लो थर्ड लो पढ़ते हो है ना, तो उनमें मुझे लगता नहीं कुछ खास प्रॉब्लम होती है। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है अक्सर वो है सूडो फोर्स। ठीक है, बच्चों को नहीं पता लगता कि सूडो फोर्स का काम कैसे करना होता है, कैसे लगता है, क्या होता है। तो मैं एक बार थोड़े से एग्जांपल्स आपको सूडो फोर्स की भी समझा रहा हूँ। ठीक है, देखें आप लोग। तो देखो वैसे तो समझो आप ये कोई भी नया फोर्स नहीं होता बेटा। ठीक है, आप ये समझो कि ये एक फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स है ना, किसी फ्रेम पे लगेगा किसी फ्रेम पे नहीं लगेगा। ठीक है, या फिर आप ये समझो कि चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए इस फोर्स को निकाला गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना इसके काम नहीं कर सकते, इसके बिना भी हम काम कर सकते हैं, बट इसको करने से क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाती है। या फिर जहाँ पे हम लोग न्यूटन्स के लॉज नहीं लगा सकते हैं ना,
वहां पे इसको लगाना पड़ता है। तो इसको लगाने से क्या होता है कि चीजें सिंपल हो जाती है, न्यूटन लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं इसको लगाने के बाद। ठीक है, तो ये कहानी है। तो पहले तो ये समझ लो कि जो फोर्स होगा, सूडो फोर्स जो होगा, एफ पी में उसको भी नाम दे रहा हूँ, तो ये होगा माइनस ऑफ एम ए। ठीक है, एम क्या होगा, उस बॉडी का मास। ठीक है, जब भी आप किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पे जब सूडो फोर्स आप लगाओगे, तो एम जो होगा वो उस बॉडी का मास होगा जिस पर आप सूडो फोर्स लगा रहे हो। ए जो है, ए है उस फ्रेम का एक्सेलरेशन, जिस फ्रेम में आप बैठे हो या जिस फ्रेम से आप देख रहे हो ना, उस फ्रेम का एक्सेलरेशन है। ठीक है, जिधर भी वो फ्रेम जा रहा होगा हमेशा उसके अपोजिट लगेगा ये फोर्स, है ना। जो जहां पर भी ट्रेन आगे जा रही है तो पीछे लगेगा। एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेशन होना चाहिए उधर के साइड में। तो ये ध्यान रखें आप लोग ये बात कि जिधर भी हमारा फ्रेम मूव हो रहा है उस फ्रेम के अपोजिट जो है हमें क्या लगाना है, सूडो फोर्स लगाना है। एंड वन मोर थिंग, सूडो फोर्स लगेगा तब ही जब आपका फ्रेम, मतलब आप ऐसे फ्रेम में बैठे हो जो क्या हो रहा हो, एक्सिलरेट हो रहा हो। क्या हो रहा हो, एक्सिलरेट हो रहा हो, है ना। और वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे फ्रेम्स को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही हम लोग सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, ओके। नाउ तो कुछ कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं शुरुआत के, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखें आप लोग। जैसे सपोज करो बेटा, तो सपोज करो बेटा एक ट्रक है। ठीक है, तो ट्रक के पीछे कोई मास रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, और यहाँ पे ये जो भी सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस है। अभी के लिए मैं फ्रिक्शन लेस कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में फिर यहाँ फ्रिक्शन भी ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर ये देखो आगे एक्सेलरेट होता है, क्या होता है, अगर ये ट्रक जो है क्या होता है बेटा, एक्सेलरेट होता है अगर ये ट्रक, तो क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ से खड़े होकर देखें, ट्रक पे से खड़े होकर देखें अगर, ठीक है, तो जिस फ्रेम में आप खड़े हो वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मास के ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। नॉर्मल एक ऊपर लग रहा होगा, एक mg नीचे लग रहा होगा। आप किधर जा रहे हो, आप जा रहे हो आगे। ठीक है, तो आपको पीछे की डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जो हो जाएगा m इंटू ए, मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, है ना। माइनस मैंने इंक्लूड कर दिया ऑटोमेटिकली डायरेक्शन के अंदर, है ना। तो ये कहानी। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, या और भी कुछ आप चीज़ निकालना चाहते हैं तो वो सारी मिल जाएगी। ठीक है, चलो और देखो आप लोग कहाँ कहाँ पे और कैसी बातें होती है। एक अपन ये भी केस लेते हैं, देखो तो सपोज करो ये कोई ट्रक है। ठीक है, एंड ट्रक के जो ये जो आपका सीलिंग है, ट्रक की सीलिंग जो है उसके ऊपर हमने एक पेंडुलम बांध रखा है। ठीक है, तो अगर ट्रक एक्सेलरेट होता है, सपोज करो एक्सेलरेशन है ए से, तो अगर आप लोग अंदर से देखोगे तो अंदर आप बैठे हो अगर, तो आपको, आप कौन से फ्रेम में होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो गए, तो आपके ऊपर क्या लगेगा बेटा, एक तरह का सूडो फोर्स लगेगा, है ना। मतलब आप जब भी जिस भी चीज को देखोगे उसके ऊपर क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अगर अपन बात करें इस बोब की बात करें, तो बोब पे क्या होगा, देखो किस किस तरह के फोर्स लगेंगे। एक तो लगेगा बेटा पीछे की तरफ एफ पी, है ना, क्या हो जाएगा माइनस एम ए, मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ उसमें एक्सेलरेशन। एक बेटा नीचे लगेगा एम जी और एक लगेगा टी। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो अभी जैसा आपको सीधा दिख रहा है ना, बैलेंसिंग कंडीशन जो दिख रही है ना, अभी अभी जब मान लो सपोज करो ए नहीं है, तो अभी क्या हो रहा था कि टी एम जी के बराबर हो जा रहा था, टेंशन एम जी को बैलेंस कर रहा था, बेटा वैसा नहीं होगा। अब क्या हो रहा है कि एक पीछे खींचने वाला फोर्स और हो गया। तो ये जो बोब है ना, ये कुछ इस तरह से चला जाता है, वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा में मुड़ जाता है। इधर लग रहा होता है बेटा एम ए, इधर लग रहा होता है बेटा एम जी, और इधर लग रहा होता है क्या, टेंशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा जी, थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग बहुत ही इजीली कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं चीज़ों को। देखो टी cos थीटा बराबर तो हो जाएगा एम जी, और टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम ए। ठीक है, तो जो भी चीज़ें दी होती है ना उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली जाती है। ठीक है,
हाँ कि ना। सो ये सब बात है बेटा। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा सा याद आ रहा हो तो एसी ये इस तरह का डायग्राम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बनता है ना, याद करने की कोशिश करना। और देखो यहाँ पे क्या बातें होती है ना, एक बातें होती है अपने यहाँ पे वेटिंग मशीन की, है ना, कि अगर मान लीजिए हम लोग किसी लिफ्ट के अंदर बैठे हों, है ना, और हमारे नीचे वेटिंग मशीन रखी हो, ठीक है, ठीक है भाई, ये है लिफ्ट हमारी, ठीक है, और लिफ्ट में हम खड़े हैं और हमारे नीचे है वेटिंग मशीन। तो अगर मान लीजिए, तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे को जो वेट है वो कितना दिखाई देगा, है ना, जब लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही हो, जब लिफ्ट डी एक्सेलरेट हो रही हो, ऊपर जा रही हो, नीचे जा रही हो, ये सारी बातें, ठीक है। तो मैं जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सिंपल सी चीजें याद रखें। अगर लिफ्ट जा रही है एक्सेलरेशन, अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, ठीक है, वेलोसिटी किधर भी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तो जो आपका मैन है ना, मैन या पर्सन, तो एक देखो नॉर्मल उसके ऊपर लगेगा, एक सूडो फोर्स एम ए नीचे लग जाएगा और एक एम जी कहाँ लग जाएगा, नीचे लग जाएगा। तो जो एन होगा वो हो जाएगा एम ए प्लस जी, ठीक है। यानी कि जो उसका वेट है उसको ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू पहले के। पहले उसका कितना था, एम जी था, जब बस जब लिफ्ट रुकी हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही हो तो उसको अपना वेट कितना मिलेगा, ओनली एम जी मिलेगा। बट अगर लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही हो ऊपर की तरफ, है ना, तो यानी कि एक्सेलरेशन ऊपर की साइड हो तो जो सूडो फोर्स है नीचे लगेगा। और आप जानते हैं वेटिंग मशीन क्या रीड करती है, नॉर्मल फोर्स। वेटिंग मशीन आप ध्यान रखें हमेशा, वेटिंग मशीन जो होती है वो हमेशा नॉर्मल फोर्स रीड करती है। अब जब आप स्पेस में चले जाते हो तो ये नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाता है, इस वजह से वेटिंग मशीन की रीडिंग जीरो हो जाती है, मतलब वेटलेसनेस आपको फील होता है। बता रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट है। तो आप ध्यान रखें ये बात कि भाई अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जो हमारा वेट है वो बढ़ जाएगा। अब दूसरा केस भी मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पर ही। अगर लिफ्ट सपोज करो नीचे जा रही है एक्सीलरेशन ऐसे, तो जो आपका पर्सन होगा ना, देखो उसके ऊपर क्या होगा, एक ऊपर लगेगा एम ए, एक नॉर्मल लगेगा और एक नीचे क्या लगेगा, एम जी। तो जो नॉर्मल हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, एम जी माइनस किसके बराबर हो जाएगा, एम ए के, मतलब एन बराबर हो जाएगा एम जी माइनस ए के बराबर। हाँ क्या, सही है ना भाई। तो यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो इन्हीं दोनों केस से ही ना चार पांच केस बना दिए जाते हैं, ठीक है। जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ही हो, लिफ्ट ऊपर जा रही हो पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो, है ना, लिफ्ट नीचे जा रही हो एक्सेलरेशन भी नीचे ही हो, लिफ्ट नीचे जा रही हो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे चार पांच केस बनाए जा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में एक ही कहानी है। अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो वेट बढ़ जाएगा, और एक्सेलरेशन अगर कहाँ है, नीचे है, तो वेट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने से, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। रीडिंग वीडिंग की आप चाहे तो यहाँ से जी से डिवाइड करके रीडिंग भी निकाल सकते हैं। न्यूटन में पूछा जाता है, न्यूटन का भी डायरेक्टली आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है गाइस, चलो तो अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ फ्रिक्शन, ठीक है। चलो हाँ, तो अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो देखो वैसे तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बात, है ना, आप जानते हो बेसिक बेसिक तो फ्रिक्शन क्या होता है और किस किस तरह के होते हैं। अपने लिए दो बहुत काम के हैं, एक तो है काइनेटिक फ्रिक्शन और एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। दोनों फ्रिक्शन हमारे लिए काफ़ी काम के हैं, ठीक है। तो आप जानते ही हो कब कौन सा लगता है ना। देखो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होता है ना। तो दो तरह के फ्रिक्शन कोफिशिएंट होते हैं, वन इज म्यू एस एंड वन अनदर वन इज म्यू के, ठीक है। तो आप ये समझें कि अगर यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है दोनों सरफेसेस के बीच में, देखो ये सरफेस और ऊपर वाली सरफेस, ब्लॉक की सरफेस और नीचे ग्राउंड की सरफेस, अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो तब तक तो कौन लगता रहेगा, म्यू एस, मतलब फोर्स भी लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, फिर तो फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा बिना फोर्स के। तो बताओ फ्रिक्शन लग रहा है, तो अगर फोर्स लग रहा है और ब्लॉक नहीं चल रहा है, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो तब तक जो लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू चली जाती है, वैल्यू कोएफिशिएंट की वैल्यू बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू चली जाती है,
उसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में भी अगर आप फोर्स को बढ़ाते चले जाओगे तो क्या होता है, फिर जो ये ब्लॉक है ये चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने की जब बात आ जाती है, मतलब जब रिलेटिव मोशन हो रहा होता है, तब जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट काम आ रहा होता है वो कौन सा काम आ रहा होता है, म्यू के काम आ रहा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग, बात दोनों को मैंने आपको समझा दिया है कि कौन सा क्या होता है। अब मैं जो है आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट के ऊपर ले चलता हूँ, देखिए आप। तो एक तो देखो यहाँ पे कई सवाल जो होते हैं ना बेटा, ध्यान रखें आप लोग ये बात, काफी सारे सवाल जो होते हैं ना सिर्फ म्यू एस म्यू के होते हैं और वहां पे घुमाया जाता है फोर्स की वैल्यू देकर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें हमेशा, है ना। एक्सीलरेशन आप जब भी निकालें इस तरह के ऑब्जेक्ट्स का, मतलब जब आपको फोर्स दे रखा हो, तो थोड़ा सा एक बार है ना, मतलब ये दिमाग जरूर लगा लेना कि ब्लॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि डेटा इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि भी चल रहा होगा तो उससे हम आंसर निकाल दिया करते हैं। तो ध्यान रखें ये बात, कई बार इनके आंसर क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं, तो बी केयरफुल। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं आपको एक दो इसमें फ्रिक्शन के डायग्राम बना के बता देता हूँ मैं, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पुशिंग और पुलिंग वाले। तो सपोज करो ये कोई मास है और हम लोग इसको इधर से खींच रहे हैं F फोर्स से, इफ दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो अभी अगर आप ये म्यू दिया हुआ है, अच्छा एक चीज और बता दूंगा आप लोगों को, कई बार सवालों में सिर्फ सिंगल म्यू दिया होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगल दिया हुआ है इसका मतलब म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर हो चुके हैं, है ना, ध्यान रखें ये बात। तो म्यू हमें दिया हुआ है, तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो क्या बनेगा, सुनो ध्यान से। एक नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, एक ऊपर आ जाएगा एफ साइन थीटा, एक इधर आ जाएगा एफ कोस थीटा, एक नीचे आ जाएगा कितना एम जी, और एक इधर आ जाएगा कितना फ्रिक्शन। ये हो जाएगा म्यू इंटू एन के बराबर। सही है कि बेटा, हाँ कि ना। अब ये देखो आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम है तो आप लोग कुछ भी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी क्वेश्चन में बातें करी गई है। ब्लॉक चल रहा हो या नहीं चल रहा हो देख लो आप लोग कि ये जो आपका एफ कोस थीटा है क्या ये इतना है जिससे ये क्या कर सके, इस म्यू इंटू एन को चला सके, है ना। तो ये सब बातें आप लोग यहाँ से देख सकते हो कैलकुलेट करके। ये तो था क्या बोलते हैं खींचने वाला केस। ठीक है, अब एक अपन ले लेते हैं पुलिंग वाला केस, मतलब ये पुशिंग था, पुलिंग वाला केस लेते हैं। देखो तो पुलिंग वाले केस में क्या होगा कि आप लोग यहाँ से क्या कर रहे होते हैं, उसको पुल कर रहे होते हैं। तो पुल करते वक्त क्या होगा, तो जो फ्रिक्शन के जो फोर्स के जो दो कंपोनेंट आएंगे वो देखो कुछ इस तरह के होते हैं। दिस एंगल इज थीटा, इधर लगेगा फ्रिक्शन, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा क्या, नॉर्मल। यहाँ पर भी सेम कहानी, जैसे भी आपको सवाल में डेटा दिया जाए उस डेटा के अकॉर्डिंग आप लोग ये सब चीजें कैलकुलेट करके देख लो कि f की जो वैल्यू है, मतलब जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, क्या वो f cos थीटा के बराबर है, कम है, ज्यादा है, कैसा चीजें चल रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक्सीलरेशन का आंसर देना कि भाई हमारा ब्लॉक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात है, अब देखो ना, कांटेक्ट फोर्स अक्सर हम लोग समझते हैं नॉर्मल फोर्स हो गया या फिर फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो जो फ्रिक्शन चैप्टर होता है ना उसमें बहुत ही अच्छे से हमें ये बता दिया जाता है कि जो कांटेक्ट फोर्स होता है ना वो एक्चुअली ये जितने भी फोर्स हैं जो कांटेक्ट की वजह से लगते हैं उन सबका सम होता है। वो देखो आप सपोज करो यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो पीछे लगेगा, नॉर्मल फोर्स बेटा ऊपर लगेगा। तो एक्चुअली ये जो नॉर्मल और ये जो एफ है ना, ये जो नॉर्मल और ये जो एफ है, इन दोनों का वेक्टर सम जो है उसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ध्यान रखनी है ये बात, है ना। कांटेक्ट फोर्स जो है ना वो सिंगल नहीं होता, या तो ये या फिर ये नहीं होता। एफ सी बराबर होगा रूट एन स्क्वायर प्लस कितना होगा एफ स्क्वायर। ठीक है, और ये जो लेमडा है देखो आप लोग ये 10 लेमडा आप लिखोगे एफ अपॉन एन के बराबर, और ये हो जाएगा म्यू एन अपॉन एन के बराबर, तो ये हो जाता है कितना म्यू के बराबर। इसको कांटेक्ट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए छोटी छोटी सी बातें हैं और काम की बहुत है। ठीक है,
ध्यान रखें यार, ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, कई बार इसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, है ना। ये लैम्डा होता है, कॉन्टैक्ट एंगल और ये सारी बातें, नॉर्मल, फ्रिक्शन, एफ सी एफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो फ्रिक्शन के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा जो कठिनाई आती है ना, मतलब जो प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगता है, वो होते हैं इंक्लाइन प्लेन वाले, है ना। इंक्लाइन प्लेन पे जो चीजें होती है वो, तो सपोज करो दिस एंगल इज थीटा और कोई ब्लॉक हमें रखा गया है यहाँ पे मास एम, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में वो है एम है, ठीक है। तो आप देखो एक चीज कि जैसे जैसे हम ये एंगल बढ़ाते जाएंगे तो इधर जो एम जी साइन थीटा लग रहा है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये जो एम जी साइन थीटा है ये इस एफ के बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग वाले फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। जैसे ही उससे ज्यादा एंगल करोगे तो ब्लॉक नीचे चलना शुरू हो जाएगा। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। कैलकुलेशन से ये जो एंगल निकल कर आता है ये म्यू के बराबर निकल कर आता है, टेन थीटा जो है वो किसके बराबर निकल कर आता है, म्यू के बराबर निकल कर आता है। मतलब अगर आपने बोले थीटा इस अकॉर्डिंग डिजाइन किया जिससे म्यू टेन थीटा के बराबर आ जाए, तो उससे अगर आप थीटा बढ़ाओगे तो ब्लॉक नीचे स्लाइड करना शुरू कर देगा विदाउट एनी फोर्स। बाहर से बिना फोर्स लगाए ये ब्लॉक कहाँ आना शुरू होगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें ये बात। अब देखो सुनो, तो यहीं पर ही बेटा क्या होती है, काफी सारी कहानी होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इंक्लाइन प्लेन में, इंक्लाइन प्लेन में दिक्कत ये होती है ना कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है ना वो चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिखाता हूँ, देखो मैं आपको। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना बेटा तो आपको कुछ इस तरह की बातें दिखाई देगी। अभी के लिए देखो फोर्स हम लोग सिर्फ इधर लगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं वो ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन प्लेन, वो भी कौन सा, जिसको ऊपर खींचा जा सके। पुशिंग वाला लगा सकते हैं, पुलिंग वाला लगा सकते हैं ऊपर की तरफ, है ना, ध्यान रखें ये बात। चलो तो अब आप देखो सुनो, एम जी साइन थीटा बेटा इधर लग रहा होगा, नॉर्मल इधर लग रहा होगा, एम जी कोस थीटा बेटा इधर लग रहा होगा, ठीक है। फोर्स आपने इधर लगा ही रखा है। अब बात आती है कि फ्रिक्शन किधर लगाया जाए, है ना, क्योंकि हमें इस फोर्स की वैल्यू पता नहीं है और वो जो फ्रिक्शन है ना वो इस फोर्स की वैल्यू पर ही निर्भर करेगा, वो इसी पे डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। मे बी फ्रिक्शन इधर लग रहा है और हो सकता है कि फ्रिक्शन इधर भी लग रहा हो, ठीक है। तो इन दोनों में से फ्रिक्शन किधर लगेगा, बस इसीलिए कई बार जो ये इंक्लाइन प्लेन विद फ्रिक्शन वाले सवाल होते हैं ना ये थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ बेटा इसका, है ना, देखें आप लोग फटाफट से, ठीक है। चलो बेटा आपको बोला गया है कि जो m है वो है 2 kg, म्यू है बेटा वो है 0.5 एंड थीटा इज 37 डिग्री, ठीक है। ये आपको डेटा बेटा दे दिया गया है पहले से, है ना। और मैं बस आपको सिर्फ ये करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से f के चेंज होने से, एक्सटर्नल फोर्स के चेंज होने से कैसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन बदलती है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, देखना आप लोग। तो अगर मैं पहले बात करूं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है तो वो होगा म्यू इंटू एन, और अभी फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको बना के बताया था तो उससे हो जाएगा ये म्यू एन जी कितना, कॉस थीटा। सो म्यू जो है वो है 0.5, 2 इंटू 10 इंटू कॉस 37, दैट इज 4/5। तो मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो कितना है बेटा, 8 न्यूटन है, ओके। और जो नीचे इसको ले जाया जा रहा है वेट की वजह से वो कितना है, एम जी साइन थीटा है, हाँ कि ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। एम कितना है भाई 2, जी 10 है और ये है 3/5, तो ये हो गया 12 न्यूटन, सही है क्या। कहने का मतलब ये है कि इस ब्लॉक पे अगर आप ध्यान से डायग्राम देखोगे ना तो 12 न्यूटन तो बेटा इधर लग रहा है और
8 न्यूटन इधर लग रहा है और एफ इधर लग रहा है, ठीक है। अभी के लिए समझो मेरी बात, अगर एफ की वैल्यू 0 है, क्या है बेटा, एफ की वैल्यू 0 है, तो 12 इधर लगेगा और 8 इधर लगेगा। पहली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इफ एफ बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यही कंडीशन होगी, यहाँ पे एफ लगेगा नहीं, तो ये जो 12 न्यूटन है ये इसको नीचे ले आएगा। अब आप एफ को बढ़ाते जाओ धीरे धीरे, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, बस रुक जाओ। तो 3 न्यूटन जब आप लगाते रहोगे तो ये हो जाएगा 8 एंड 3 11, बट अभी भी कहाँ लग रहा है नीचे, टोटल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे ही लग रहा है 12 न्यूटन ना, तो अभी भी ब्लॉक कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सही बात है कि मतलब ज्यादा फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है ना, इसलिए फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना, एफ कर दिया मैंने 4 न्यूटन, ठीक है, तो ऊपर 12 और नीचे भी क्या हो जाएगा, 12 न्यूटन। सही है क्या, हाँ क्या ना। तो जैसे ही ये 12 होगा और ये 12 होगा, ब्लॉक वहीं का वहीं रहेगा, ना आगे जाएगा और ना ही पीछे जाएगा। अब करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे, 5 न्यूटन कर देते हैं। समझ में आ रही है क्या मेरी बात, 5 न्यूटन कर दो। अब देखो क्या होगा, 5 न्यूटन तुम कर दोगे, 8, अगर सपोज कर लेते हैं कि ये 8 है, जो फ्रिक्शन है वो इधर ही लग रहा है और जो फोर्स है वो तुम बाहर से इधर ही लगा रहे हैं, तो जैसे आप इसको 5 करोगे, जैसे ही 5 करोगे तो देखो इधर ज्यादा हो जाएगा फोर्स, हाँ कि ना, इधर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उधर ऊपर तो जाएगा नहीं। जैसे ही ऊपर ज्यादा होगा, ये जो फ्रिक्शन है ये डायरेक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। फ्रिक्शन क्या होगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, जैसे आप ज्यादा करोगे ना ये, है ना, ऊपर टोटल क्या हो गया 13 हो गया, तो 13 होने नहीं देगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा नीचे। भाई जैसे ब्लॉक ऊपर चलेगा ना, देखो आप सोचो, 8 और 5 कितने हो गए, 13, है ना, 13 न्यूटन पे हो रहा है ना ये सारा काम। मैं बना के बताता हूँ डायग्राम। अब देखो आप सोचो कि जैसे ही आप इसको 5 करोगे, तो अगर आपने 8 इधर लगा रखा है, सपोज कर लेते हैं 8 ऊपर लग रहा है, तो ऊपर कितना लग रहा है 13 और नीचे कितना लग रहा है 12, तो ब्लॉक ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अरे जैसे ही ब्लॉक ऊपर जाना शुरू हुआ तो फ्रिक्शन किधर लगना शुरू हो जाएगा, नीचे, रोकेगा ना उसको वो, हाँ कि ना, तो रोकेगा उसको, हाँ कि ना। तो अगर आप 5 न्यूटन लगाओगे तो ब्लॉक ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि नीचे जो है 12 लग रहा है। सही बात है क्या, हाँ कि ना। तो ऐसा कब तक हो सकता है कि जब ब्लॉक ऊपर ना जाए, हाँ कि ना। देखो आप, अगर मैं इसको कर देता हूँ 20 न्यूटन, तो जैसे ही 20 न्यूटन होगा, फिर से देखो फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया ब्लॉक पे। ये 12 है और ये 8 है, 12 और 8 20, और 20 ऊपर और 20 कहाँ लग रहा है, नीचे। अब आती है अपनी सबसे अच्छी कंडीशन, वो है लास्ट वाली 21 वाली। देखो आप, बताता हूँ मैं आपको, जैसे ही आप एफ को करोगे 21 न्यूटन, तो देखो नीचे लग रहा था 12 न्यूटन और ये लग रहा था कितना, 8 न्यूटन। अब देखो आप, अब ऊपर फोर्स ज्यादा ही है दोनों के सम से भी, हाँ कि ना, क्योंकि देखो फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है ना, तो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट होता रहता है आपके हिसाब से, है ना, जो भी आप फोर्स लगाते हो ना उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है, जिससे ब्लॉक कहाँ नहीं जाए, नीचे नहीं जाए। मतलब मैं आपको बताता हूँ, हाँ वैसे तो ये देखो 5 पे नहीं होना चाहिए था इसको, हाँ गुड गुड गुड, एक अपन थोड़ी सी गलती हो गई। 5 न्यूटन जब आप लगाओगे ना, हाँ यस, जब आप 5 न्यूटन लगाओगे ना बेटा, हाँ, तो ये सेल्फ एडजस्ट होगा, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, 5 और ये 7 न्यूटन हो जाएगा, हाँ यस गॉट इट। तो जैसे आप अपना फोर्स 5 न्यूटन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हाँ कि ना। जैसे आप उसको 6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ब्लॉक को ऊपर नहीं जाने देगा। ऐसा सारा काम चलता रहेगा, हाँ कि ना। ये कहानी बेटा। अब देखो, जैसे ही आपने इस फोर्स को कितना किया, 21 न्यूटन किया, तो फ्रिक्शन जो है इधर की साइड में कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा 8 न्यूटन। देखो वो कितना हो सकता था, वो मैक्सिमम 8 हो सकता था, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। जैसे ही 8 होगा बोल देगा कि भैया अब मेरे बस की बात नहीं है, अब तो ब्लॉक को ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। टोटल फोर्स कितना लगना शुरू हो जाएगा, 1 न्यूटन। हाँ अगर अपन बात करें यहाँ पे कि भाई यहाँ पे वो पॉइंट कब आएगा एक्सटर्नल फोर्स का, जब जो है ये फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज कर लेगा, तो देखो मैं बताता हूँ,
देखो ये एक हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 11 न्यूटन, जैसे ही ये हो जाएगा 12 तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा 0, और जैसे ही ये हो जाएगा 13 न्यूटन तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन यहाँ पे चला जाएगा 1 न्यूटन का। सही है ना भाई, हाँ कि ना। तो 12 न्यूटन के बाद में जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स 12 न्यूटन से ज़्यादा होगा तो ये डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, हाँ कि ना। ठीक है, तो आप लोग पहले थोड़ा सा नोट कर लेना, वो अपन ने थोड़ा सा 5 पे अपन ने उसको पीछे भेज दिया था, जबकि वो कितने पे जाएगा, 12 न्यूटन पे जाएगा। जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन होगी तब जाके क्या होगा, वो डायरेक्शन चेंज करेगा। सही बात है क्या भाई। तो बेटा ये कहानी है। तो ये जो इंक्लाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें ध्यान से काम करना होता है ना। जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ना, फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे। तो ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।